दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2। इससे पहले हम देख चुके हैं चैप्टर 1, ठीक है, फसल एवं उत्पादन एवं फसलों का प्रबंधन। दूसरा है आपका सूक्ष्मजीव एवं मित्र एवं शत्रु, ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सूक्ष्मजीव की अगर बात करें तो सूक्ष्मजीव उसको बोलते हैं जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी यंत्र की सहायता से, केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, देखना होगा तो यंत्र का सहायता लेना पड़ेगा, वही सूक्ष्म जीव होता है। तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सूक्ष्म जीव के 4 मुख्य वर्ग होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा और शैवाल। कितने होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा, शैवाल। इस चारों को सूक्ष्म जीव के अंतर्गत रखा गया है, वहीं विषाणु को नहीं रखा गया है, ठीक है। वैसे कुछ विषाणु सूक्ष्म होते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव से भिन्न होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत लोग इसे निर्जीव भी मानते हैं, ठीक है, और ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, ठीक है। इस कारण से ऐसा होता है कि इसको हम सूक्ष्म जीव के अंतर्गत नहीं मानते। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक। आगे हम देखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ सामान्य रोग जो होते हैं, जैसे जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया जिसको फ्लू बोलते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो हो गया, खसरा भी विषाणु द्वारा ही होते हैं, ठीक है। वही ये विषाणु द्वारा हो गया, तो इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, विषाणु द्वारा हो कौन सा रोग। वही हम बात करेंगे अतिसार और मलेरिया, ये प्रोटोजोवा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोवा द्वारा होता है, ठीक है। जबकि टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। ये सब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, किसके किसके द्वारा रोग होता है। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो ये सब एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जीवाणु 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 की अगर बात करें तो स्पाइरल जीवाणु का पिक्चर है ये। छरनुमा जीवाणु ऐसे इस तरह के होते हैं आपके, ठीक है, छरनुमा जीवाणु, ठीक है। वहीं शैवाल की बात करें तो स्पाइरोगैरा, ये पूछ देगा, स्पाइरोगैरा इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोगैरा क्या है आपका? स्पाइरोगैरा शैवाल है। स्पाइरोगैरा क्या है? शैवाल है। वही क्लेमाइडोमोनास, ये भी आपका शैवाल है। शैवाल के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, इस तरह का होता है क्लेमाइडोमोनास। और स्पाइरोगैरा आपका इस तरह का होता है। वहीं प्रोटोजोवा की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम जो है प्रोटोजोवा में आता है। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोवा में आता है। ये अमीबा का चित्र हो गया, ठीक है, ये पैरामीशियम का हो गया। आगे देखेंगे कवक। कवक के 3 एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपका राइजोपोस है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ये एक प्रकार का कवक है। पेंसिलिन हो गया, ये भी कवक है। एस्परजिलस हो गया, ये भी कवक है। तो कवक के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। कवक इस तरह के होते हैं, फोटो के साथ दिखाया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ये वायरस का फिगर हो गया, ठीक है, वायरस इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, वायरस का देख लीजिए। अब हम देखेंगे सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मजीव, सबसे पहले सूक्ष्मजीव की अगर बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं? तो जीवाणु की बात कर रहे हैं, प्रोटोजोवा की बात कर रहे हैं, और कवक शैवाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कवक शैवाल की बात कर रहे हैं। और सूक्ष्मजीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोवा। और साथ ही बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे कवक शैवाल। तो कवक शैवाल में शैवाल जो है एक कोशिकीय भी होता है, वही दिया हुआ है, कुछ शैवाल, ठीक है। और सूक्ष्मजीव जो होते हैं, तो सूक्ष्मजीव की जब भी बात करें तो आपके दिमाग में जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोवा, ठीक है, कवक, ये सब आना चाहिए, ठीक है, वायरस नहीं, ठीक है। या बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत तक हर प्रकार के परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मतलब ये ठंडे जगह पे भी रह सकते हैं और गर्म जगह पे भी रख सकते हैं, ये यही बोल रहा है, ठीक है। ये दलदली भूमि में भी रख सकते हैं, मरुस्थल वगैरह में भी रह सकते हैं, शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं, वही बता रहा है। और अमीबा एक ऐसा जीव है जो सूक्ष्म जीव अकेले रहता है, ठीक है, अकेले रह सकता है अमीबा। और अमीबा किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोजोवा के। हम ऊपर देख चुके हैं फिगर में, अमीबा प्रोटोजोवा के, अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोवा के अंतर्गत आता है। जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब हम देखेंगे सूक्ष्म जीव और हम, मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, तो उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही इससे हानि क्या होता है, ठीक है, वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे इसका उपयोग करके हम लोग दही, ब्रेड एवं केक बनाते हैं, ठीक है। साथ ही यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपघटन, जो भी अपशिष्ट, कार्बनिक अपशिष्ट जो है, सब्जी के छिलके, जंतु अवशेष, ये सबको अपघटन करने के लिए जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जीवाणु अपघट्ट के रूप में कार्य करता है, तो जीवाणु सूक्ष्म जीव है। तो एक ये हो गया। औषधि के रूप में या कृषि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए सब सूक्ष्मजीव की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वही साथ ही हम देखेंगे दही एवं ब्रेड बनाने में, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। आगे हम चलेंगे, ठीक, आगे देखेंगे। दही देख लिया, अब हम ब्रेड की बात करेंगे। तो ब्रेड जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। जब भी हम आटा वगैरह या कुछ गूंथते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ईस्ट पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि मैदा वगैरह या आटा वगैरह क्या होता है? फूल जाता है। थोड़ा देर अगर छोड़ देते हैं तो खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, मतलब ये फूल जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन, इष्ट से क्या, कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, ठीक है, क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है, वही, ठीक है। या बेकिंग उद्योग में इष्ट के उपयोग के आधार पर जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। तो केक या ब्रेड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इष्ट का। और इष्ट से क्या, कौन सा गैस निकलता है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, ठीक है। तो बड़े स्तर पे अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड ये सब बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं, जो गेहूं, चावल, फल के रस में ईस्ट डाल देते हैं, जिससे अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन होता है। वही हमने यहाँ लिखा है, ये अलग से मैंने लिख लिया। गेहूं, चावल जो रस में हम क्या करेंगे? ईस्ट डाल देंगे। इसके रस में हम ईस्ट डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? शराब मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है।
और ये जो आप देख रहे हैं कि ये ईस्ट एल्कोहल में बदल जा रहा है, ठीक है। यही प्रक्रिया जो कहलाता है किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है, किण्वन या फर्मेंटेशन। अब किण्वन और फर्मेंटेशन की अगर बात करें, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। किण्वन की खोज 1857 में किया था, 1857 में किया था। अब हम देखेंगे सूक्ष्मजीव का औषधीय उपयोग, ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, ठीक है, अथवा कोई प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देता है। इन औषधियों के स्रोत जो होते हैं सूक्ष्मजीव ही होते हैं। पेनिसिलिन क्या है? कवक है, ठीक। तो कवक क्या है? सूक्ष्मजीव है। तो ये मतलब ये सब जो बनते हैं, एंटीबायोटिक जो बनते हैं, ये सूक्ष्मजीव के द्वारा ही बनते हैं। कुछ अलग से एंटीबायोटिक के नाम दिया हुए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक, जिसका हम उपयोग करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अभी मैंने बोला देखेंगे कि पेनिसिलिन किसने बनाया, पेनिसिलिन से इंजेक्शन की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, ठीक है। 1929 में जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे, भूलवश, ठीक है। इन्होंने देखा था कि संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे गए। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये जो फफूंद था जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन पूछता है, किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में। तो गलती से हो गया था निर्माण, ठीक है। आगे आगे क्या बोल रहा है? आगे वही बोल रहा है कि पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं के सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है, ठीक है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, मतलब रोग रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। और हमेशा एंटीबायोटिक कहा जाता है डॉक्टर की सलाह से ही ले। यदि आप एंटीबायोटिक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो जब आप बीमार पड़ेंगे, ठीक है, तो एंटीबायोटिक कोई प्रभावी नहीं करेगा आपके बॉडी पे, ठीक है। साथ ही ये चीज़ भी याद रखिएगा कि सर्दी जुकाम फ्लू ये सब में एंटीबायोटिक नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वायरस के द्वारा होता है। सर्दी जुकाम ये वायरस के द्वारा होता है, इसलिए उसमें एंटीबायोटिक नहीं लिया जाता, क्योंकि वो बैक्टीरिया के द्वारा फैले हुए होते हैं, और सॉरी ये विषाणु के द्वारा फैले हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए एंटीबायोटिक काम नहीं करता है इस पर। अब हम देखेंगे वैक्सीन के बारे में, जानेंगे किसके बारे में? वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, रोग से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, ठीक है। और वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने में के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग भाग को नष्ट कर देती है, ठीक है। तो किसी रोग से लड़ने के लिए, किसी विशिष्ट रोग से लड़ने के लिए जब हम शरीर में, ठीक है, प्रतिरक्षक के रूप में जो डालते हैं, ठीक है, वही वैक्सीन कहलाता है, ठीक है। जो हमें क्या करता है? रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन हो गया। और वैक्सीन की खोज की अगर हम बात करें तो हैजा 6, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों की वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। और सबसे पहले अगर वैक्सीन की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक सबसे पहले वैक्सीन किसका आया था? तो चेचक का आया था। और किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। बचपन में हम लोग बहुत सारा टीका लगाए हैं, पल्स पोलियो का, ठीक है, पल्स पोलियो वगैरह ये सब लगाते हैं, BCG का टीका ये सब लगाते हैं, तो ये सब दिया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे हम चलेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो जैसे कि नीले हरित शैवाल ये सब क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ठीक है, स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी में, ठीक है, ताकि नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा इससे उर्वरता में वृद्धि होती है, ठीक है। इसे समानता जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं, ठीक। जीवाणु वगैरह ये सब मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल का पिक्चर है, ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है, नीले हरित शैवाल का। अब चलिए पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण की अगर बात करें तो मैंने बोला था अभी कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ठीक, जितने भी अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ है उसको तुरंत ही अपघट्ट कर जाते हैं, जिसमें जीवाणु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वही यहाँ पे क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि 3 गमला लिया गया है, ए में पौधे का कचरा भर दिया गया है, बी में पॉलीथीन की थैली भर दिया गया है, ठीक है, और उसको कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक जूते खिलौने सब भर दिया गया बी में, ठीक है। और 2-3 सप्ताह के लिए छोड़ दिया गया। तो छोड़ने के बाद पता चला कि ए वाला जो है वो पूरा गल गया है, ठीक है, ए का जो है पूरा गल गया है, तो ए वाला जो है पूरी तरह से अपघट्ट हो गया है, ठीक। तो वही बोल रहा है कि आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप, कभी सड़ते हुए जंतु के रूप में देखते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं के द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। और इस तरह करके, ठीक है, हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव की, ठीक है। हानिकारक सूक्ष्मजीव की अगर बात करें तो कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मनुष्य, जंतु, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं उसको, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव, ठीक है, रोग कारक सूक्ष्मजीव जो होते हैं, तो मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होते हैं होने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को संक्रमित कर देते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे संचरणीय, ठीक है। संचरणीय रोग होते हैं जो कि किसी स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, वायु, जल और भोजन ये सब के द्वारा फैलते हैं, जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, ये सब संचरणीय रोग के अंतर्गत आते हैं, जो कि फैलते हैं वायु, जल, भोजन इत्यादि के द्वारा, ठीक है। ये सब फैल जाते हैं, संपर्क में आने से फैल जाते हैं, जिसके कारण इसे संचरणीय बोलते हैं, ठीक। वही, और ये सब जो जितने भी है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस विषाणु के रूप में वायु में जाते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि ये सर्दी जुकाम कैसे जाता है, तो विषाणु के द्वारा, ठीक है, तो हमारे वायु के माध्यम से हमारे शरीर में फैलता है। आगे हम चार्ट में देखेंगे
कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीव के रोग भाग का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। ठीक है, ये कूड़े करकट पे बैठते हैं, फिर हमारे भोजन पे बैठते हैं, इसके कारण से क्या होता है, जो रोगाणु वगैरह कूड़े करकट का होता है वो हमारे भोजन में आके चिपक जाता है। ठीक है, या शरीर पे चिपक जाता है। ठीक, जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु स्थानांतरित हो जाते हैं। जो व्यक्ति को संतुलित भोजन करेगा, जो व्यक्ति करेगा, खाना खाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा खाना वगैरह सब ठीक ठाक से खाना चाहिए। मादा एनफिलीज मच्छर जो होता है इसका उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का वाहक होता है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। मादा एडीज मच्छर तो यहाँ पे बताया गया है कि एडीज मच्छर के कारण डेंगू होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी का वाहक, मलेरिया हो जाता है जो कि मच्छर है। इसका वाहक क्या है, प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है, तो मच्छर है। ठीक, और ये इसके कारण क्या हो जाता है, हमको मलेरिया हो जाता है। और डेंगू किसके कारण होता है, एडीज मच्छर के कारण होता है। मलेरिया अथवा डेंगू नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं ये हम देखेंगे आगे। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, तो हम कहीं जल या वगैरह ये सब रुकने ना दें, कहीं भी जल वगैरह ये सब साफ सफाई करके रखें। ठीक है, कूलर टायर ये सब फूलदान इत्यादि में कभी भी जल एकत्र नहीं होने, जिससे मलेरिया नहीं होगा। आगे देखिए, आगे ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस चार्ट में बताया गया है मानव रोग, उसके बाद रोग कारक सूक्ष्मजीव, ठीक, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, जिसमें ये आपका पोलियो, हैजा और टाइफाइड, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके संचरण का तरीका। ठीक है, क्षय रोग की अगर बात करें तो ये जीवाणु के द्वारा होता है क्षय रोग, टीबी, और ये वायु के कारण फैलता है। टीबी जो आपका वायु के कारण फैलता है। खसरा की बात करें तो वायरस के द्वारा होता है और ये भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स की बात करें तो वायरस के द्वारा होता है। वायु या सीधे संपर्क में आइएगा तो आपका हो जाएगा। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, वायु या सीधे संपर्क में। पोलियो की अगर बात करें तो पोलियो वायरस के कारण होता है, और वायु और जल इसके संचरण के तरीके हैं। ठीक है, पोलियो, ठीक है, वायु और जल, वही ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वायु और जल। पोलियो में वायु जल, जबकि हैजा की अगर बात करें तो ये हैजा जीवाणु के कारण होता है और ये जल और भोजन के इसके संचरण के तरीके हैं। टाइफाइड की अगर बात करें तो ये भी जीवाणु के द्वारा होता है और जल इसके संचरण के तरीके हैं। हेपेटाइटिस ए की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस ये वायरस के द्वारा होता है और इसके संचरण के तरीके जल, हेपेटाइटिस ए के जल है। ये चार इंपॉर्टेंट रखिएगा याद। ठीक है, और मलेरिया की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ और मच्छर के कारण ये होता है। ठीक है, बचाव के उपाय दिए हुए हैं। तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों को अलग रखना होगा। ये सब क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो जब हो तो अलग रखना पड़ेगा। रोगी व्यक्तियों को, वस्तुओं को अलग रखना होगा। उचित समय पर टीकाकरण देना पड़ेगा। वही हैजा टाइफाइड वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक, सफाई तो सब में रखनी है। ठीक है, अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण इसके लिए बचाव के उपाय हैं। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना हेपेटाइटिस ए में उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना। ठीक है, और मलेरिया में मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना, कीटनाशक का छिड़काव करना, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को कहीं भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना। ठीक है, तो ये सब कुछ उपाय था। अब चलते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। ठीक है, अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग का कारक नहीं है, बल्कि जंतु जानवर में भी होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स रोग की अगर बात करें, मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग है। ठीक है, जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एंथ्रेक्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, एंथ्रेक्स रोग जो है किसके कारण होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। वहीं अगर हम बात करें खुर एवं मुंह का रोग जो होता है, ये खुर एवं मुंह का रोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूट एंड माउथ रोग जो है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ये मवेशी में, गाय में होता है। किसमें होता है, गाय में होता है। ओके, फूट एंड माउथ रोग। जबकि एंथ्रेक्स रोग होता है किसके कारण, जीवाणु के। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण, जबकि फूट एंड माउथ रोग आपका वायरस के कारण होता है। अब ये देख लिया हमने, जब मानव देख लिया, जानवर देख लिया। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव की अगर बात करें, ठीक है, तो पौधों में उसका दिया हुआ है। ठीक है, पादप में रोग, नींबू में कौन सा रोग होता है, कैंकर रोग होता है, जो कि जीवाणु के कारण होता है और ये वायु के कारण संचरण होते हैं। देख सकते हैं आप फिगर। ठीक है, नींबू का ये ब्लैक आ जाता है उस पर, कैंकर टाइप का। वही गेहूं में रस्ट रोग की अगर बात करें तो ये कवक के द्वारा होता है और वायु एवं बीज इसके संचरण के तरीके हैं। गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है। देखिए ये इस तरह का हो जाता है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, भिंडी का पीत रोग की बात करें तो ये वायरस के द्वारा होता है और कीट के कारण होता है, कीट के कारण। अब अभी हम थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि खाना जो होता है संदूषित करने में ये घरेलू मक्खी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जिसके कारण क्या, फूड पॉइजनिंग अब हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये सूक्ष्म जीव के द्वारा संदूषित भोजन करने से खाना क्या होता है, खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन उनको विषाक्त बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम खाना खाते हैं, जैसे दही ले लीजिए। ठीक है, दही में क्या होते हैं, जो उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बैक्टीरिया वो लाभदायक बैक्टीरिया है। लेकिन क्या क्या होता है कि एक लंबे समय से छोड़ देने पे, ठीक है, वो बैक्टीरिया खराब हो जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी खाना हो, वो खराब चीज़ उत्पन्न करने लगता है, विषैले पदार्थ उत्पन्न करने लगते हैं और उसका हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और यहाँ तक होता है कि हम लोग मर भी सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो कैसे बचाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है भोजन को। ज़्यादा देर तक अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीका होता है, खाद्य परिरक्षण का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, खाद्य परिरक्षण कैसे करें। खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। तो इसलिए खुले एवं नम स्थान पर कभी भी नहीं रखें। ठीक है, खाद्य परिरक्षण करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ बताएंगे, जिसमें रासायनिक उपाय है। ठीक है, रासायनिक उपाय की अगर बात करें तो नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक और खाद्य को क्या बोलते हैं, परिरक्षक करते हैं। इसके अलावा ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है सोडियम बेंजोएट, ठीक क्या है, एक परिरक्षक है। साथ ही सोडियम मेटाबाइस
सल्फाइड, ये याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा दे दिया है इसमें। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड भी एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो जेम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। जेम वगैरह देखते हैं बहुत दिन से रखा रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं। अब नमक द्वारा परिरक्षण जो होता है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि मांस मछली जो वगैरह हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है, ठीक है, उसका परिरक्षण जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, मांस मछली में, ठीक है, सूखे नमक से ढक देते हैं, इससे उसका परिरक्षण होता है। साथ ही नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। अब चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे होता है? तो चीनी द्वारा जेम, जेली, स्क्वैश के परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चीनी द्वारा। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण कैसे होता है? तेल एवं सिरका का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, ठीक। सब्जियां, फल, मछली, मांस मछली का परीक्षण इस विधि द्वारा होता है। तेल वगैरह का यूज गर्म एवं ठंडा करके भी हम क्या कर सकते हैं, ये सूक्ष्म जीव को नष्ट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीवी की वृद्धि को क्या जो रोक देता है, इतना ठंडा, मतलब एक ठंडा माहौल में रखते हैं जिससे उसका वृद्धि नहीं हो पाता है, ठीक है। पौष्टिकृत दूध को, ठीक है, बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवी से मुक्त होता है, ठीक है। पॉस्चराइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करते हैं, यही क्रिया पॉस्चराइजेशन कहलाता है। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। जिसके कारण इसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और हम पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है। पास्चराइजेशन का खोज किसने किया था? पॉस्चराइजेशन का तो लुई पास्चर ने किया था। अब भंडारण एवं पैकिंग की अगर बात करें तो आजकल मेवे तथा सब्जियों को भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवी से सुरक्षा होती है, ठीक है। अब चलेंगे, हम आगे देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, ठीक है। तो राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं कौन? नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे सेम और मटर जो एक ही सहजीविता है, सेम और मटर किसके उदाहरण है? सहजीविता के उदाहरण है। कभी कभी तरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में देखेंगे। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, ठीक है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरित शैवाल जो होते हैं ना, नीले हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम वही देखते हैं नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र देखेंगे, हमारे 78% क्या है वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन में भी न्यूक्लिक एसिड, सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये देखिए, ये आपका लेग्यूमस पौधे का जड़ ग्रंथि है, इसके ग्रंथि में भी क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अब हम डायरेक्ट नाइट्रोजन चक्र देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र की अगर बात करें तो डायरेक्ट यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, हम जानते हैं, और जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल इसका क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। हरित शैवाल जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। तो ये मिट्टी में कर दिए, इसका काम है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ के, ठीक है, नाइट्रोजन यौगिक में चेंज करना, नाइट्रेट के रूप में चेंज करते हैं। और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक को कौन ले लेता है? पौधे द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। और पौधे द्वारा जब अवशोषण कर लिया जाता है उसके बाद जंतु द्वारा पौधे का खाना, ये कहाँ चले जाते हैं? जंतु में चले जाते हैं, पौधे से जंतु में चले जाते हैं। और जंतु जब मर जाता है, ठीक है, तो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के बाद उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट फिर ये मिट्टी में मिल जाते हैं, एक तो ये क्रिया हो गया। और दूसरा ये है कि वायुमंडल लिया नाइट्रोजन को जब जीवाणु और नीले हरित शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो एक तो पौधा वाला हो गया, एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है, सेकंड ये है कि ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जो है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक के गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं, फिर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजन में चेंज होकर फिर वो आ जाते हैं कहाँ? वायुमंडलीय नाइट्रोजन इसके द्वारा मिट्टी में मिल जाता है, किसके द्वारा? जीवाणु और नीले हरित शैवाल के द्वारा मिल जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस में चेंज करते हैं। तो वही कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में उसको मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिया, ये दो जीवाणु हैं। एक ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में चेंज करते हैं, और कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में चेंज करते हैं। साथ ही तरित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक, जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। हो गया, ये खत्म हो गया आपका नाइट्रोजन चैप्टर तो समाप्त होता है आपका। अब हम GST का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। 1 मिनट में पूरा देख लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र तो देख लिया हमने, ठीक। अब देख लेते हैं, तो देखते हैं लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में क्या होता है? राइजोबियम होता है। क्या होता है? राइजोबियम होता है, जिससे हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन, ठीक है, जिसके कारण हमको नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिलता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो पास्चराइजेशन लुई पास्चर की खोज किया था, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड गर्म करके पास्चुरीकृत किया जाता है, ठीक है। तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे, तो आगे
रस्ट रोग कवक के कारण, पीत रोग वायरस के कारण और कैंकर रोग जीवाणु के कारण। फूट एंड माउथ रोग की बात करें तो वायरस के कारण, वही एंथ्रैक्स रोग की बात करें तो जीवाणु के कारण, ठीक है। उसके बाद जंतु में रोग कारक, ये एंथ्रैक्स रोग का खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था 1876 में, बेसिलस नामक जीवाणु, बेसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये रॉबर्ट कोच ने किया था एंथ्रैक्स रोग का खोज, ये मैंने नहीं बताया था, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण मच्छर, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस जल के द्वारा फैलता है, ठीक है। टाइफाइड जो है जीवाणु द्वारा जल के द्वारा फैलता है। हैजा जीवाणु द्वारा जल और भोजन के द्वारा फैलता है। पोलियो वायरस वायु जल के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा वायु सीधे संपर्क में आने से फैलता है। खसरा की अगर बात करें तो वायरस के द्वारा वायु द्वारा फैलता है। क्षय रोग जीवाणु वायु के द्वारा फैलता है, ये सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद और कुछ मच्छर प्लाज्मोडियम के बारे में ये सब बता ही दिए, रोगवाहक के रूप में फैलता है। और क्वेश्चन कुछ, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। वैक्सीन के यहाँ से एडवर्ड जेनर ने चेचक का खोज किया था, चेचक के टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। वही पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ईस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। इसके कारण ब्रेथ पेस्ट्री उनके बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ ये देख सकते हैं, ठीक है, किण्वन या फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं? तो गेहूँ चावल जो के रस में ईस्ट को मिलाने से अल्कोहल बनता है और इस प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इतना सारा क्वेश्चन है। और चलते हैं जस्ट जीआईएस के देख लेते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी समान विज्ञान जस्ट जीआईएस, ठीक है। तो हम लोग दूसरा टॉपिक है इसका सूक्ष्मजीव एवं मित्र एवं शत्रु। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, सूक्ष्मजीव और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होता है। पहला बोल रहा है टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अब देखिए, तो ये पहला अगर हम बात करें, ठीक है, पहला है चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस ए की अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपका विषाणु द्वारा होता है हेपेटाइटिस से। जबकि टाइफाइड खसरा जो है आपका, टाइफाइड खसरा ये नहीं होता है जीवाणु, ये विषाणु द्वारा, टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, खसरा विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया ऐसा ही है, ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो ये आपका दिया हुआ है और ये नीचे दे दिया गया पूरा, कौन क्या किससे होता है, किसके संपर्क से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में विचार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। शैवाल स्पाइरोगायरस बताए थे पिक्चर में, ठीक है। प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनास है क्या? ये नहीं है, ये शैवाल स्पाइरोगायरस शैवाल है। कवक की बात करें तो राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपका 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, तो 2 नंबर चला जाएगा आंसर इसमें, ठीक है। और ये क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्या है? शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास जो है शैवाल है, ठीक है। प्रोटोजोआ समानता अमीबा और प्रेमेशियम को बोलते हैं। वही राइजोपोस, ब्रेड, पेंसिलिन, एस्परजिलस कवक के उदाहरण है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, देख लीजिए। सूक्ष्मजीव एक कोशिका हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, कुछ एवं प्रोटोजोआ, जबकि बहुकोशिका जिसमें शैवाल एवं कवक आते हैं, सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दूध से दही बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है, ठीक है। कुछ तो ये हो जाएगा जीवाणु, कवक, विषाणु। तो ये जीवाणु का होता है, 3 का ये हो जाएगा, ठीक है, 3 का ये हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। चौथा चलते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? खमीर क्या उत्पादित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ईस्ट बताए थे हम, ठीक है। ईस्ट में क्या निकलता है? खमीर, ईस्ट को ही बोलते हैं। खमीर क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, किण्वन का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच, ये मिलाना है भाई, ठीक है, इसको मिलाना है, ठीक है। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। किण्वन का खोज किसने किया था? तो किण्वन का खोज किया था लुई पास्चर ने, ठीक। चेचक का एडवर्ड जेनर ने। वही बेसिलस एंथ्रेसिस का खोज जो किया था, ठीक है, वो आपका रॉबर्ट कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। तो ये आपका ये नंबर चला जाएगा, ठीक। ये सब वही जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े वही सब यहाँ लिख के दे दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। हैजा, मलेरिया, डेंगू। हैजा जो मलेरिया और डेंगू की बात कर रहा है, तो ठीक है। तो हैजा किसके कारण फैलता है? तो हैजा आपका घरेलू मक्खी के कारण फैलता है, बात सही है। संतुलित भोजन वगैरह ये सब करने, भोजन के द्वारा फैलता है ना, तो ये एक हो गया। ये मलेरिया की बात करें तो मादा एडिस मच्छर नहीं, वो डेंगू फैलता है। डेंगू की बात करें तो मादा एनाफ्लिज, डेंगू फैलता है मादा एडिस से, ठीक है। चलिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। एनाफ्लिज मलेरिया से फैलता है, तो ये सिर्फ ए हो जाएगा इसका, केवल ए, ठीक है। मादा एनाफ्लिज मच्छर से मलेरिया फैलता है, वही एडिस से डेंगू फैलता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नींबू में कैंकर रोग, गेहूँ में रस्ट रोग, भिंडी में पीत रोग। कैंकर वाला जो हम लोग पढ़े थे जीवाणु से, रस्ट रोग कवक से, और भिंडी का पीत रोग विषाणु से, सब सही है, ठीक है, सब सही है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। खाद्य परिरक्षक के रूप में विचार कीजिए। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड समान खाद्य परिरक्षक है, सही बात है, दोनों हम पढ़े थे अभी, ठीक है। और नमक, चीनी, खाद्य तेल, सिरकों का प्रयोग खाद्य परिरक्षण किया जाता है, दोनों हो जाएगा। 1 सी नंबर, 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। पाश्चुकृत 9 नंबर, पाश्चुकृत दूध को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पाश्चुकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। दूध को पाश्चुकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 मिनट दे दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए था? सेकेंड होना चाहिए था, गलत हो गया ये, ठीक है। भंडारण कर सकते, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। पाश्चुकृत के बारे में इसकी खोज लुई पास्चर ने किया था, इसलिए पाश्चुकृत नाम दिया। नाइट्रोजन चक्र लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं, बात सही है, ठीक है। सही नहीं है ये पता करना है। पौधे के निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं, ठीक है, सही बात है। बी नंबर भी सही है, ठीक है। पौधे से ही मतलब कुछ प्राप्त होता है जंतु को। 3 नंबर की अगर बात करें तो पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनिक यौगिक
नाइट्रोजन की यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पौधों द्वारा पुनः उपयोग में किया जाता है। सही बात है, ठीक है। कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजन की यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नहीं, ये भी काम सूक्ष्मजीवी का ही होता है, सूक्ष्मजीवी करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन करने का भी काम किसका होता है? सूक्ष्मजीवी का ही होता है, ठीक है। दोनों काम तो वही 3 नंबर हो जाएगा आपका, ये पूरा देख लीजिएगा। अगला है आपका तीसरा चैप्टर है आपका संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक, तो ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को आपको पसंद आए मेरा कंटेंट, तो मेरा कंटेंट नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी और का ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत।